Hello dear students, you are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini and today I am going to discuss some basic about ionic bond. केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है और मैं आपको बता रहा था कि कुछ समय से ये जो क्लास चल रही है केमिकल बॉन्डिंग की, ये बिल्कुल एलिमेंट्री क्लास है। पर्टिकुलरली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है आई थिंक जिन्होंने अभी केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है, वो 10th में हो या 11th क्लास में आए हो और अब उन्होंने आगे केमिस्ट्री को सेलेक्ट किया हो एज ए मेजर सब्जेक्ट, चाहे अब आगे वो मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम दें या मेडिकल कॉलेज में जाएं या आईआईटी इंजीनियरिंग किसी में भी जाएं। अब जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया उनके लिए तो आज मैं आपको डिस्कस करूंगा आयोनिक बॉन्ड के बारे में, बेसिक पॉइंट बताऊंगा। आयनिक बॉन्ड या आप इसका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही बोलते हैं और ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन बताता हूं। डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। आगे मैं इसकी कंडीशन बताता हूं कि कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर या जिनके कॉम्बिनेशन से आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो फ्रेंड्स आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी है, इस समय तक 118 एलिमेंट नोन है। उन 118 एलिमेंट में से कौन से एलिमेंट कंबाइन करके या कॉम्बिनेशन से आयनिक बॉन्ड बनाने, उसकी मुझे कंडीशन बतानी है। तो देखो पहली कंडीशन आप देखिए, इनमें एक को कन्वर्ट होना पड़ेगा कैटायन में और दूसरे को कन्वर्ट होना पड़ेगा एनायन में। मींस एक तो होना चाहिए मेटेलिक नेचर, जो मेटेलिक नेचर का होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और दूसरा होना चाहिए नॉन मेटेलिक नेचर, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पहली कंडीशन है कि द एलिमेंट विच फॉर्म आयनिक बॉन्ड इन विच वन ऑफ देम is metal and another one is non-metallic in nature, or we can say one element is metallic and another is non-metallic in nature। एक लाइन। दूसरी बात, इन दोनों में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम या एटम विच मेक आयनिक बॉन्ड इज नियरली 2 और मोर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 और मोर। देखो मैं आपको एक लाइन समझाता हूं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ना, तो उनमें से एक एलिमेंट जिसकी कम होगी वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखता है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, इसलिए एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सभी में जितने भी बॉन्ड होते हैं उन सब के लिए है कि जब भी कोई बॉन्ड बनता हो तो ओवरऑल उसकी जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है वो कैसे आनी चाहिए? नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन स्टैंडर्ड बोल दो या जनरल फॉर्मेशन एंथैल्पी। नेगेटिव साइन का मतलब है कि आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में ओवरऑल हीट एनर्जी कम हो जानी चाहिए, यानी एनर्जी क्या हो जानी चाहिए? बाहर हो जानी चाहिए। अब आपको एक लाइन समझा देता हूं, एंथैल्पी फॉर्मेशन कहते हैं इसको। एंथैल्पी फॉर्मेशन की डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन की, आपसे एक बार वापस सुन लो। केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन जो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर होती हैं, उनकी हीट एनर्जी को एंथैल्पी बोला जाता है। तो एंथैल्पी फॉर्मेशन की डेफिनेशन सुनो। एंथैल्पी फॉर्मेशन की डेफिनेशन है 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए। ध्यान से सुन लो, 1 मोल कंपाउंड, जैसे NaCl की बात करता हूं मैं, 1 मोल बनना चाहिए। इसके कंस्टिट्यूशनल एलिमेंट की जो मोस्ट कॉमन फॉर्म नेचर में उससे बनने चाहिए एट देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो डेफिनेशन हुई चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम देयर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। और स्टैंडर्ड स्टेट समझते हो ना? स्टैंडर्ड स्टेट डिफाइन है 1 बार प्रेशर एंड स्पेसिफाइड टेम्परेचर। कुछ भी दे रखा हो टेम्परेचर, इफ नथिंग इज मेंशन देन वी टेकन 298 केल्विन। तो इस कंडीशन पर बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी या स्टैंडर्ड स्टेट। एलिमेंट की मोस्ट कॉमन फॉर्म, जैसे सोडियम सॉलिड में मिलता है, क्लोरीन कैसे मिलती है? पहली बात तो Cl2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलती है, और क्या मिलती है? गैस में। डेफिनेशन क्या है? इसका 1 मोल बनना चाहिए, इसलिए इसको 1 मोल लेके बैलेंस करेंगे। इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा या इसकी जो हीट चेंज होगी, ध्यान से समझ लो, उस हीट एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी को ही एंथैल्पी फॉर्मेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन लिए इसलिए इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन भी कहते हैं। इसकी ओवरऑल वैल्यू कैसी आनी चाहिए? नेगेटिव। अच्छा अब समझो, किसी रिएक्शन की हीट एनर्जी जिसको मैं एंथैल्पी बोलता हूं, उसको कैलकुलेट किया जाता है आयनिक कंपाउंडों के लिए बोर्न-हेबर साइकिल से। कैसे करते हैं? बोर्न-हेबर साइकिल। बोर्न-हेबर साइकिल एक्चुअल में अभी आप पढ़ोगे अगली क्लासों में
थर्मोडायनेमिक्स में या थर्मोकेमिस्ट्री में हेस लॉ पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? हेसेस लॉ पर। हेसेस लॉ ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन की कांस्टेंट पी और टी पर जो रिएक्शन होती है उसकी एंथैल्पी की वैल्यू फिक्स होती है, चाहे रिएक्शन को एक स्टेप में कराओ, सिंगल स्टेप में, या मोर देन वन स्टेप। आप ये समझें कि इस रिएक्शन की हीट कैलकुलेट करने के लिए आपको इसमें जितनी भी हीट एक्सचेंज हुई है, एनर्जी चेंज हुआ है, उन सबको ऐड करना होगा। जैसे मैं आपको राइट समझाता हूं, ध्यान से देखें कि सोडियम तो नेचर के अंदर एटम की फॉर्म में मिलता है, आपको पता है, क्या बोलते हैं उसको, मेटेलिक लैटिस की सॉलिड, यहाँ पर कन्वर्ट हुआ ये कैटायन में। इसी तरह से क्लोरीन भी न्यूट्रल था, यहाँ पर कन्वर्ट हुआ ये एनायन में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसकी डेफिनेशन है गैस में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस सोडियम को गैसियस स्टेट में लाओगे। जब सॉलिड कोई गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन एंथैल्पी, और ऑल्सो नोन एज एटोमाइजेशन एंथैल्पी। एटोमाइजेशन भी कहते हैं सब्लिमेशन। फिर आप क्या करोगे, इसको हीट एनर्जी दोगे, इतनी हीट एनर्जी दोगे जिससे क्या है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए जो आप एनर्जी देते हैं इसको, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और आपको फिर बता दिया मैंने, आपको समझा देता हूं कि कांस्टेंट पी और टी पर किसी केमिकल प्रोसेस की एनर्जी को या हीट को बोलते हैं एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए चाहो तो आप इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कह सकते हो। फिर सीएल के बारे में बात समझो। यहाँ पर हाफ मोल है, तो आप क्या करोगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, तो इसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पर मोल होती है, ध्यान रखना आप। तो जब आप ऐड करोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू है 1 मोल के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर अपने को हाफ मोल की जरूरत पड़ी, इसलिए ऐड करते समय इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से। उससे आपके पास में क्या आ जाएगा, क्लोरीन गैस एटम। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था इस क्लोरीन ने गेन किया। क्लोरीन गेन करने के बाद में कन्वर्ट हो गया ये एनायन में। इसमें जो एंथैल्पी है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव साइन के साथ। अब वापस सुनो, ये कैटायन और ये एनायन आपस में कंबाइन करके क्या बना रखा है आपको, NaCl सॉलिड। इसके अट्रैक्शन से, पहली बात तो गैस है, अब बन गया सॉलिड, और इस अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज है इसको कहते हैं लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी। इसका नाम है लैटिस एनर्जी। तो कुल मिलाकर बात है कि साहब आपके पास ये जो सभी तरह की जो एनर्जी है इनको ऐड करो, और ऐड करने के बाद ये वैल्यू जो बोली जाएगी एंथैल्पी फॉर्मेशन, ये कैसी होनी चाहिए, विद नेगेटिव साइन, यानी ओवरऑल आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में हीट बाहर निकलनी चाहिए। तो इतनी एनर्जी हो गई। देखो अब आप समझो, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड में सबसे पहले क्या किया, मेटल को आपने सब्लिमेशन दी एनर्जी, इसको सॉलिड से लिक्विड में, गैस में लेकर आए। क्या बोलोगे आप इसको, एटोमाइजेशन एंथैल्पी और ऑल्सो नोन एज सब्लिमेशन एंथैल्पी। फिर क्या बोलोगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी 1 है तो 1, 2 है तो दोनों को सम कर लेंगे। अच्छा, ये तो इसकी बात हो गई, कैटायन कन्वर्ट हो गया। फिर क्या करेंगे आप, बॉन्ड एंथैल्पी साहब। फिर आपने क्या किया, बॉन्ड एनर्जी की बात की, जितने मोल बॉन्ड हो उतने, 1 मोल के रेस्पेक्ट में यहाँ पर हाफ मोल लिया है मैंने, इसलिए डिवाइड कर देता हूँ 2 से। फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन के जब किसी न्यू गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, जैसे यहाँ पर हुआ, तो एनर्जी जो रिलीज होती है, जनरली रिलीज होती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। और फिर क्या हुआ, कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन, इसको अलग से भी डिफाइन करूंगा। गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन के कॉम्बिनेशन पे जब 1 मोल क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो उससे रिलेटेड एनर्जी को कहते हैं लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। इतनी एनर्जी थी। अब आप समझिए ध्यान से, ये जो प्रोसेस एटोमाइजेशन, आयोनाइजेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन, ये कैसे प्रोसेस थे, एंडोथर्मिक। आपको देनी पड़ेगी हीट, ध्यान रखना, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इन सभी में सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है। जैसे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट किया, एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, वो भी। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है चार तीनों। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से और कैटायन और एनायन के अट्रैक्शन से जो हीट रिलीज होती है, इसलिए ये दोनों कहते हो गए आपके पास में एक्सोथर्मिक। अब मैं ये आपसे कह रहा था कि किसी आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन की एंथैल्पी नेगेटिव में आना जरूरी है, तब तो वो कंपाउंड स्टेबल बनेगा, अदरवाइज उसका फॉर्मेशन नहीं होगा नेचर में। तो नेगेटिव तब आएगी जब इन दोनों का सम, एक्सोथर्मिक की वैल्यू एंडोथर्मिक से ज्यादा होनी चाहिए। तो अब मैं आपको एक लाइन बता देता हूं कि आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन की सुटेबल कंडीशन में, एक आप ये भी बोलोगे कि मेटल की, मेटल है ये ध्यान रखना, एटोमाइजेशन एंथैल्पी सब्लिमेशन कम होनी चाहिए, जैसे एस ब्लॉक की बहुत कम होती है,
बड़े बड़े साइज के होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड वीक होता है, इसलिए थोड़ी सी हीट एनर्जी देके ही सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होनी चाहिए। देखो अब आप ध्यान से, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी एस ब्लॉक की होती है, क्योंकि कोई लाइन साइज बहुत लार्जर होते हैं, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बहुत वीक होता है न्यूक्लियस का, थोड़ी सी एनर्जी दी, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होनी चाहिए। अच्छा, ये जो आपके पास में नॉन मेटल ये जो थे, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होनी चाहिए, बॉन्ड एंथैल्पी कम होनी चाहिए, जिससे हमको एनर्जी कम देनी पड़े, और ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई एज वेल एज लेटिस एंथैल्पी की वैल्यू भी हाई होनी चाहिए। तो ये आपके पास में क्या आ जाएंगे, एंथैल्पी फॉर्मेशन की कंडीशन आयनिक बॉन्ड में। अब मैं आपको एक डिफाइन करूंगा सबसे पहले लेटिस एंथैल्पी को या लेटिस एनर्जी को, इसको थोड़ा समझिए क्योंकि ये एक बेसिक चीज है। तो आज मैं आपको एक टॉपिक इसके अलावा और समझाता हूं, लेटिस एनर्जी और लेटिस एंथैल्पी। लेटिस एनर्जी को तो कैपिटल यू से डिनोट कर देते हैं, या जब एंथैल्पी बोलते हैं तो डेल्टा एच से बोलते हैं, और ऑल्सो नोन एज लेटिस एंथैल्पी। देखो मैं आपको एक लाइन और समझा दूं, अभी मैं 2 बार बोल चुका हूं, और फिर आप ध्यान रखना, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर किसी केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस की जो एनर्जी चेंज होती है, उस हीट एनर्जी कहते हैं उसको, और उस हीट एनर्जी को मेजरमेंट किया जाता है एंथैल्पी में, एच से डिनोट करते हैं। इसलिए लेटिस एंथैल्पी को डेल्टा एच लिख के, ये डेल्टा एच है, ये एक्चुअल में किसके बराबर होता है, एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी एट कांस्टेंट पी एंड टी, exchange of heat energy at constant P and T is denoted by delta H, एंथैल्पी चेंज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको लेटिस एंथैल्पी भी बोल देते हैं, अब जैसे मुझे यहाँ पे जरूरत है, तो इसकी डेफिनेशन आप समझो। देखिए एक बार डेफिनेशन, देखो मैं 2 डेफिनेशन दूंगा, अभी जो आपको लिख रहा है ना उसको बताता हूं, ध्यान से सुनना डेफिनेशन दोनों ही। एनर्जी रिलीज, ध्यान से सुनना, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन of 1 mole of ionic compound, ionic crystal या ionic compound from देखो ध्यान से, from their gaseous cation and gaseous anion is known as lattice energy और lattice enthalpy। एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, बाहर निकलेगी। जैसे इस प्रोसेस की लेटिस एंथैल्पी की वैल्यू बता देता हूँ, सपोज जैसे ये 788 किलो जूल पर मोल, तो आप ऐसे बोलोगे, देखो नेगेटिव साइन का मतलब है एनर्जी बाहर निकली, इस नेगेटिव क्या कहता है कि इतनी एनर्जी बाहर निकली। क्या डेफिनेशन थी एक बार दोबारा बताओ, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड, आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, फ्रॉम देयर गैसियस कैटायन एंड गैसियस एनायन इज नोन एज लेटिस एंथैल्पी। अच्छा मैं एक दूसरी डेफिनेशन भी बोल सकता हूं, देखो आप ध्यान से देखो, इसी को रिवर्स करके लिख देता हूं, देखो डेफिनेशन एक और इसी तरह से, देखिए अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब नाम देखना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय विच 1 मोल ऑफ, ध्यान से देखना, बाय विच 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड चेंज इनटू देयर गैसियस कैटायन एंड गैसियस एनायन, then the required amount of energy is also known as lattice energy। the magnitude of during the formation of ionic compound और during the dissociation of ionic compound is equal but opposite in sign। यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ी, तो यहाँ पर लेटिस एनर्जी को क्या बोलूंगा मैं, इसी वैल्यू को बस साइन पॉजिटिव कर दूंगा। आप ये ध्यान रखें कि लेटिस एनर्जी चाहे आप फॉर्मेशन की बात करो चाहे डिसोसिएशन की, मैग्नीट्यूड सेम, बस डेफिनेशन ध्यान रखना। वैसे जनरली जब कभी कभी पूछा जाना है कि लेटिस एनर्जी ऑफ NaCl, लेटिस एनर्जी या लेटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl, तो मैग्नीट्यूड बोला जाता है। जैसे मैं क्वेश्चन में बोलूंगा कि लेटिस एनर्जी ऑफ NaCl, तो अब आप चेक कर लेना, फॉर्मेशन है, मैं तो बस इतना बोलूंगा लेटिस एनर्जी ऑफ NaCl इज 788 किलो जूल पर मोल। अब आपको जैसा क्वेश्चन मिले, जैसे फॉर्मेशन का तो विद नेगेटिव साइन लेना है और डिसोसिएशन का तो विद पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो ये तो इसकी थी डेफिनेशन। अच्छा बोले साहब ये कौन कौन से फैक्टर पे अफेक्ट होंगे, इसमें लेटिस एंथैल्पी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो सीधी सी बात है, फैक्टर तो बहुत से होते हैं, लेकिन मेनली अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड करती है, कैटायन और एनायन के अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड करती है लेटिस एंथैल्पी इज मेनली। इसलिए लेटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अट्रैक्शन फोर्स है जो आप कूलम्ब लॉ से निकालते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस जो भी आपके पास में कैटायन एनायन है, एंड सम ऑफ द रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन,
तो ये आपके पास में एक लेटिस एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ, या प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है। इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए यहाँ पर बहुत से कांस्टेंट काम लिए जाते हैं, आपको समझा दूं। जैसे एक तो आप कूलम्ब्स लॉ में परमिटिविटी कांस्टेंट भी लेते हो। यहाँ पर क्या है कि आयंस के बारे में बहुत सी चीजें ली जाती हैं, उसका लेटिस अरेंजमेंट भी देखा जाता है। ठीक है, आपको एक रफली ऑर्डर ये बताया कि लेटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ देयर रेडियस। जैसे मैं आपको 3 क्वेश्चन कराता हूँ छोटे छोटे, देखो ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। विच कंपाउंड हैज हायर वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, विच कंपाउंड हैज हायर वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। 4 एग्जांपल दिए, एक LiF, एक दिया था LiCl, एक था LiBr, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बोल रहा हूँ। एक दिया लिथियम आयोडाइड। बोले साहब इनमें से किस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो अब आप देखो एक बार ध्यान से, दोनों पर चार्ज तो सेम है, क्योंकि आपको पता है कैटायन लिथियम 1 है, एनायन सब पे -1 है, यानी प्रोडक्ट चार्ज तो सेम है। और ध्यान से देखेंगे कैटायन का साइज भी मैंने कांस्टेंट किया, और लैटिस एंथैल्पी किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, फिर साइज किसका, साइज एनायन। इसका मतलब आंसर आ गया आपके पास में फर्स्ट, बिल्कुल सिंपल। एक दूसरा और क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा, ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हायर वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी। बिल्कुल आपको छोटा था, देखो इधर ध्यान से, एक बार लिख रहा हूँ 4 ऑप्शन समझना। एक LiF, एक लिख रहा हूँ साहब सोडियम फ्लोराइड, थर्ड पोटेशियम फ्लोराइड, और फोर्थ लिख रहा हूँ साहब आपको रुबेडियम फ्लोराइड। बोले साहब बताओ किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। तो फिर चार्ज मैंने सेम किए और एनायन की रेडियस सेम कर दी, बस कैटायन की रेडियस। तो कैटायन आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो कैटायन का साइज बढ़ता रहता है, और जब कैटायन का साइज बढ़ता रहता है तो लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो फिर आंसर फर्स्ट। तीसरा एक मिक्स क्वेश्चन किया, इंपोर्टेंट भी समझो आप कि साहब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। देखो अब आप ध्यान से, एक ऑप्शन दिया साहब कैल्शियम फ्लोराइड, ध्यान से देखिए। एक दिया साहब मैंने सोडियम फ्लोराइड, आप देखो एक बार ध्यान से, एक दिया सोडियम फ्लोराइड और एक ऑप्शन और दिया, और इनको अरेंज करना है आपको, और एक लिख दिया कैल्शियम कार्बोनेट। ये लो सर, अब बताइए कि इन चारों के लैटिस एंथैल्पी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो ध्यान से समझो, जब भी क्रॉस क्वेश्चन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर product of the charges, because product of the charges is major factor than the sum of their radius। तो इसका प्रोडक्ट मेजर फैक्टर बात करोगे चार्ज की, तो यहाँ पर कैल्शियम पर चार्ज कितना होता है +2, ऑक्साइड पर भी कितना है -2। यहाँ पर आपको पता है कैल्शियम पर +2 है और फ्लोरीन पर -1, यहाँ पर सोडियम पर +1 चार्ज है, फ्लोराइड पे -1, फिर देखो कैल्शियम पर वही +2 चार्ज है, और कार्बोनेट पे भी -2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलता हूँ 2 × 2 2 × 2, यानी कंपाउंड फर्स्ट और कंपाउंड जो फोर्थ है, इनकी लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी सेकंड और थर्ड से ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि Q1 × Q2, या आप बोलोगे 2 × 2 में है, ये ध्यान रखना चार्ज। फिर आप बात करेंगे साहब इन दोनों के बारे में, तो सबसे कम तो हो जाएगी, यहाँ पर चार्ज का प्रोडक्ट क्या आएगा 1:1, यहाँ पर चार्ज का प्रोडक्ट है Q1 Q2 1:1, यहाँ पर चार्ज का प्रोडक्ट कितना था 2 × 2, यहाँ कैल्शियम फ्लोराइड में कितना है 2 × 1, फ्लोराइड पे 1 है, और कैल्शियम कार्बोनेट में 2 × 2। आप देखो एक बार ध्यान से, तो सबसे कम तो लैटिस एंथैल्पी हो गई आपके पास में इस थर्ड की, क्या नाम है थर्ड का, सोडियम फ्लोराइड, सबसे कम लैटिस एंथैल्पी थर्ड NaF। इससे थोड़ी ज्यादा किसकी हो गई, सेकंड की, कैल्शियम फ्लोराइड। बाद में देखना साइज को, पहले 4 देखना। अब बच गए 2 आपके पास में, एक तो फर्स्ट एंड एक फोर्थ। फर्स्ट में क्या है 2:2 और फोर्थ में 4, ठीक है। अब आप कैल्शियम तो कॉमन है, अब इस एनायन का चार्ज चेक कर, साइज चेक कर लो। एक तो आपके पास ऑक्साइड आयन है, एक कार्बोनेट है। कार्बोनेट आयन इज मच लार्जर इन साइज देन ऑक्साइड, देयरफॉर द लैटिस एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज लेस देन द लैटिस एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, एंड हेंस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एंथैल्पी इन दिस क्वेश्चन, वो आपके पास ये आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमको पूछ लेना। ये लैटिस एंथैल्पी के क्वेश्चन बनते, वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको बोर्न-हेबर साइकिल के 2 क्वेश्चन कराता हूं साहब। बोर्न-हेबर साइकिल से एंथैल्पी फॉर्मेशन या लैटिस एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यही है, फाइंड लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। अब देखिए ध्यान से, एंथैल्पी फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ NaCl, इसकी वैल्यू दे रहा हूं साहब -414 किलो जूल पर मोल। आप समझना ध्यान से, ये वैल्यू गिवन। फिर दे रहा हूं सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम दे दिया 108 किलो जूल पर मोल, ठीक है। फिर दे दिया मैंने साहब आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम गैस, इसकी वैल्यू दे रहा हूं फर्स्ट, ये नहीं दे रहा, समझ रखा हूं ना, तो फर्स्ट ही बोला करो। वो वैल्यू दे दी मैंने 495 किलो जूल पर मोल। ठीक इसी तरह से
आपको इसकी लैटिस एंथैल्पी फाइंड करनी थी। एक और दे देता हूं आपको, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड ये NaCl की थी ना, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन की दे देता हूं। वो हिसाब 242, क्या लिख रहा हूं देखना, किलोजूल पर मोल, यानी एक मोल के, ध्यान रखना आप, क्या है एक मोल की, और गैस में मिलता है, ध्यान रखें आप, गैस में। और एक वैल्यू और दे देता हूं आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है, Cl एटम गैस, गैस में एटम, क्लोरीन गैसियस एटम, ये वैल्यू था माइनस में 348 किलो जूल पर मोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। पहले हम इक्वेशन लिखेंगे और उस इक्वेशन में चेक करेंगे। देखो एक बार ध्यान से, डेफिनेशन ये थी, 1 मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए, किससे होना चाहिए, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट से होना चाहिए, जो मोस्ट कॉमन हो। तो NaCl 1 मोल बनाना है, ये इसकी रिएक्शन थी। सबसे पहले आपने इसको सब्लिमेशन किया, अभी आपको इक्वेशन बता दी थी, गैस में कन्वर्ट किया। फिर आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज किया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी। फिर आपने इस क्लोरीन, 1 मोल क्लोरीन था, उसके हाफ मोल लेके बॉन्ड ब्रेक किया। फिर जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ था, इसको दिया, ये कन्वर्ट हो गया था गैसियस कैटायन में, और फिर ये वैल्यू, ठीक है, ये लैटिस एंथैल्पी। तो ओवरऑल जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है, वो इन सभी एनर्जी का सम था, जो मैं ये वैल्यू लिख रहा हूं। देखो अब आप ध्यान से समझिए, लिखता हूं। तो एंथैल्पी फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी थी आपको माइनस में 414, इक्वल्स टू सब्लिमेशन एंथैल्पी 108, प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो दे रखी है, नोट करते जाओ, प्लस के बोलो 242, पूरी यूनिट पढ़ो, किलो जूल पर मोल, और आपको कितने मोल की जरूरत है, एक की, ये सब पॉजिटिव। फिर बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी, जो गिवन वैल्यू है 348 किलो जूल। फिर आप बात करेंगे लैटिस एंथैल्पी की, तो ये आपके पास में आ जाएगी लैटिस एंथैल्पी। आप इसको सॉल्व कर लेंगे इन सब वैल्यू को। ये तो है, ये एनर्जी रिलीज हुई है इतनी, और ये भी एनर्जी रिलीज होगी, तो आपको चेक करने के बाद में इसकी लैटिस एंथैल्पी जो सॉल्व करोगे, ये वैल्यू में नेगेटिव साइन के साथ आएगी, जो भी वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से नियरली 787 के आसपास आ जाएगी, चेक कर लेना, इतने किलो जूल पर मोल, ये इसकी लैटिस एंथैल्पी। एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसी के जैसा, देखो सबको ऐड करना, लेकिन ये साइन के साथ में, समझ गए, सभी को आप क्या करोगे, साइन के साथ ऐड करोगे। जैसे ये भी ऐड करना था, लेकिन इसकी नेगेटिव साइन है, ये भी ऐड करना है, ये अपने आप नेगेटिव साइन आ जाएगा। आप समझो, यहां पर क्या करना था, आपको वैल्यू लिखनी थी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसकी वैल्यू किसमें थी, नेगेटिव में, अपने आप नेगेटिव में रखेंगे। ये भी क्या चीज है, लैटिस एंथैल्पी, अपने आप वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या करना, इन सबको ऐड करना, देखो इनको ऐड करेंगे, उसमें से ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट करो, फिर इस वैल्यू को इधर ले जाना, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगी लैटिस एंथैल्पी, समझ गए, सबको ऐड कर लेना मैग्नीट्यूड के साथ। फिर एक क्वेश्चन और देखो, इसी तरह का क्वेश्चन था, फाइंड लैटिस एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड विद हेल्प ऑफ गिवन डेटा। फाइंड लैटिस एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड विद हेल्प ऑफ गिवन डेटा। देखो अब आपको इसके लिए भी मैं आप दे रहा हूं, देखिए एक बार ध्यान से देखो, सबसे पहले स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, इसकी वैल्यू दे रहा हूं मैं आपको -1214 किलो जूल पर मोल। ये नेगेटिव में ही दी जाएगी वैल्यू, क्योंकि कंपाउंड जब बनते हैं। और क्या क्या दे रहा हूं वो समझना, आपको दे रहा हूं सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम, सॉलिड होता है, ध्यान रखना। फिर दे रहा हूं आपको आयोनाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम, देखो दोनों दे रहा हूं आपको, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट वैल्यू दे रहा हूं 590 किलो जूल, और सेकेंड है इसकी, सेकेंड थोड़ी हाई वैल्यू होती है 411, ये किलो जूल पर मोल। ये सभी किसमें, किलो जूल पर मोल, एक एक मोल लेके बात करनी है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर आपको दे रहा हूं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ F2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी, इसकी वैल्यू था 156 किलो जूल में, ये किलो जूल पर मोल। फिर आपको दी जा रही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन गैसियस एटम, ये वैल्यू है माइनस, समझना ध्यान से, एक बार और इक्वेशन लिख देता हूं। डेफिनेशन ये है कि 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, 1 मोल कैल्शियम फ्लोराइड बनाओगे, किससे, आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड से, किससे बनेंगे, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट, क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट, कैल्शियम, कैसे मिलता है, मोस्ट कॉमन Ca सॉलिड में, और क्या है फ्लोरीन कैसे मिलती है, F2 में, और स्टैंडर्ड कंडीशन में किस में मिलती है, गैस में, बस ऐसे ही लिख देंगे, हो गई, 1 मोल में बैलेंस कर दिया। अब आप देखो कितनी एनर्जी है इसके अंदर, समझिए आप। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस कैल्शियम को गैसियस सॉलिड से किस में लाओगे, गैस में, तो साफ सब्लिमेशन एंथैल्पी देनी पड़ी है, एटोमाइजेशन भी कहते हैं। फिर क्या करोगे, आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, वो वैल्यू दे रखी है, इसकी सब्लिमेशन एंथैल्पी भी दे रखी है, या फिर मैं लिख देता हूं 177
किलो जूल पर मोल। इसकी सब्लिमेशन एंथैल्पी कैल्शियम की 177, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 590 किलो जूल पर मोल। ये मैंने गिवन एनर्जी है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फिर बोल देता हूं इसकी सेकंड आयोनाइजेशन, एक इलेक्ट्रॉन और निकालो फर्दर, इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो आपको दे रखी है इन्होंने 1411 किलो जूल पर मोल। ये सभी वैल्यू स्टैंडर्ड में दे रखी है, किलो जूल पर मोल में, ऐसा यूनिट है। अच्छा, ये तो यहां तक बात हो गई। अब बात करते हैं फ्लोरीन के। सबसे पहले क्या करोगे, फ्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक किया आपने, तो ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2। 1 मोल की जरूरत थी, 1 मोल का डेटा आएगा। अब देखना, अब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब फ्लोरीन का एक एटम एक एनर्जी गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी बाहर निकलेगी। अब आपको इस रिएक्शन को 2 से बैलेंस करके चलना है, यहाँ पर भी आपको 2 लेने पड़ेंगे। तो आपके पास में फ्लोराइड भी 2, फिर इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा आयनिक सॉलिड। अब जब वैल्यू पुट करोगे तो देखो इधर ध्यान से, यहाँ पे लिखोगे एंथैल्पी फॉर्मेशन कितनी है। एंथैल्पी फॉर्मेशन इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने आपको दे रखी है, ऐसे फॉर्मेशन बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CaCl फ्लोरीन कैल्शियम फ्लोराइड। फिर उसके साथ में जितनी भी वैल्यू दे रखे हैं, देखो अब मैंने जो आपको दे रखी है उसको मैं वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले सब्लिमेशन एंथैल्पी कितनी दी, एंडोथर्मिक प्रोसेस था 177 किलो जूल। फिर क्या करोगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर क्या करोगे, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऐड करते जाओगे। फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कंप्लीट लिखना है, 1 मोल ही चाहिए मुझे, पूरा कितने दे रखी थी 156। फिर उसके बाद में देखो मैं साइन लिख रहा हूं, पहले तो ऐड ही करना है आपको। क्या थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या वैल्यू दे रखी है, -328 किलो जूल पर मोल। एक गैस के लिए आपको कितने एटम लेने, 2, नेगेटिव साइन, प्लस फिर क्या करोगे आप, लेटिस एंथैल्पी, फिर लिख दोगे साहब लेटिस एनर्जी या जो लेटिस एंथैल्पी है। इसकी वैल्यू भी आपको मैंने दे रखी है क्वेश्चन में, ये वैल्यू रख लो तो आपके पास में आंसर आ जाएगा इसकी लेटिस एंथैल्पी का। तो लेटिस एंथैल्पी को हम किससे कैलकुलेट कर लेते हैं, बोर्न-हेबर साइकिल से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे इसकी एंथैल्पी फॉर्मेशन का कोई डेटा दे रखा है वो रख दो यहाँ पर, तो आपके पास में लेटिस एंथैल्पी आ जाएगी इसकी नियरली, देखो इसकी वैल्यू लिख देता हूं 1214 दे रखी थी आपके पास में इसकी एंथैल्पी फॉर्मेशन, तो ये वैल्यू रख दो आप एंथैल्पी फॉर्मेशन की। आप इसको सॉल्व करना, ये लिख देता हूं, एंथैल्पी फॉर्मेशन की वैल्यू दे रहा है -1214, ठीक है। ये सब वैल्यू तो फिर वापस देखो, ये सब क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये क्या है, एंडोथर्मिक प्लस साइन के साथ, ये -2 से मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना, फिर इस वैल्यू को इधर लेकर आना जो बाकी बचे, तो आएगा नेगेटिव में नियरली 2626, चेक कर लेना एक बार, इतने किलो जूल पर मोल। ये आपके पास में क्या आ जाएगी, लेटिस एनर्जी या लेटिस एंथैल्पी, लेटिस एनर्जी या लेटिस एंथैल्पी किसकी, कैल्शियम फ्लोराइड की। तो सब आज मेरा ये टॉपिक था आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन की कुछ कंडीशंस, और लेटिस एंथैल्पी से एक छोटा सा क्वेश्चन जनरली आता रहता है, चाहे आप मेडिकल नीट की एग्जाम बात करें चाहे IIT की बात करें। एक जनरल क्वेश्चन जैसे मैंने बोले ना सिंपल से, इधर किस कंपाउंड की लेटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो 3 तरह के मैंने आपको क्वेश्चन कराए, फिर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो उसको चेक करो, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगली क्लास में आयनिक कंपाउंडों की कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा कि आयनिक कंपाउंडों की क्या क्या खास प्रॉपर्टीज होती है। तो क्लास को आप ज्वाइन करते रहे और देखते जाना आगे।